हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपको काफ़ी सारे फंडामेंटल्स जो बेसिक्स है कंप्यूटर्स के वो बताए थे। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की। बेसिकली सॉफ्टवेयर, वैसे मैंने आपको बेसिक्स में इसके पुराने लेक्चर्स में बताया है, बट एज पर योर बुक चैप्टर्स, जो बुक आपको नॉर्मली चल रही है, फास्टैग टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, गुरदास कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, उसके अकॉर्डिंग उसका थर्ड चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं। नाउ बेसिकली सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस चीज़ को याद रखें आप। सॉफ्टवेयर जो होता है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है एंड प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमको सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाना है। तो वी आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर, लाइक टेक इन टू इनपुट्स एक्स एंड वाई, process it and assign it into third variable and print it. So this is first program. For example, if you are creating another program like subtraction of two number, take two number, process it, assign into third variable and print it. This is another approach. Same case multiply, same case divide. If four different programs we are creating and we are combining into all four programs in a single thing, that entity is called software. So software is a group of program and program is a set of instruction. That means all different programs we combine it into a single entity. This is called software. Basically there are two types of softwares are there. One is application software and another one is system software. पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों को हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि system software include all programs or software that are used by computer to manage its internal working. ये इसके अकॉर्डिंग बात करी हमने कि वो सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है जो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए ज़रूरी। एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट ऑपरेट एनी कंप्यूटर और मोबाइल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल आप ऑन भी नहीं कर सकते। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप ये देखते हो कि जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेन एग्जांपल होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही एक टाइप भी होता है इनको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड सिस्टम यूटिलिटीज। दीज आर द थ्री थिंग्स विच इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला उसने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, और ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और मशीन के बीच में। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। It is the main software of computer. It gets loaded into computer's memory as soon as the computer is switched on and remains all there with switch off. मतलब सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर ओपन करेंगे, इफ
you are opening any computer, very first thing operating system will open it, और ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है। और ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी वर्क नहीं कर सकता, कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, बता चुका हूँ। It allows a user to run application software का रन करता है, and provides an interface to the user to work on the computer, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, वेरियस वर्जन ऑफ लाइनेक्स, मैक, डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक का ओएस लिखा ही हुआ है, एप्पल का मैक, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एप्पल अगर मोबाइल आप यूज करते हो तो उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है, मैक ओएस एक्स एन एप्पल वर्जन ऑफ यूनिक्स। तो ये सारे एग्जांपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। डॉस, विंडोज, इसमें दे रखा है विंडोज 7, विंडोज 10, डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, सोलरिस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है जो हम देखते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है नेक्स्ट, उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर समझने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कंप्यूटर में कितनी लैंग्वेजेस हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन कंप्यूटर। फर्स्ट वी शुड नो दिस, हमें ये मालूम होना चाहिए। अब वो क्या है? प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन ए वेराइटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब एग्जैक्टली पहले मैं थोड़ा सा बता दूं लैंग्वेज प्रोसेसर स्टार्ट करने के पहले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are 3 types of programming language. Number 1 machine language, number 2 assembly language, और number 3 high level language. अब जो मशीन लैंग्वेज होती है, देर आर मशीन लैंग्वेज है वो ओनली 2 नंबर्स, 0 एंड 1, 2 नंबर होते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। अब 0 और 1 में पूरा पूरा वर्ल्ड समाया है, उसमें ये देखा जाता है कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें बनती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, और 8 बिट के कॉम्बिनेशन से 1 बाइट बनता है, मतलब 01010 के कॉम्बिनेशन से आपकी 8 बिट रहती है, उस 1 बाइट का 8 बिट रहती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। अब इसमें बेसिकली यही होता है कि 0 और 1 के अकॉर्डिंग काम होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। मतलब आपको अगर कुछ डायरेक्ट 0 1 में लिख रहे हैं तो मशीन को जरूरत नहीं कोई भी चीज कन्वर्ट करने की, बिकॉज यू आर राइटिंग इन 0 एंड 1 एंड कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड इन 0 एंड 1। मतलब आप 0 1 में लिख रहे हो और कंप्यूटर भी उसी में समझ रहा है, तो ये मशीन लैंग्वेज होती है। यहाँ डिफिकल्टी नहीं होती। ह्यूमन के केस में डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज इट इज वेरी टफ फॉर ह्यूमन, बट इट इज वेरी इजी फॉर कंप्यूटर। नेक्स्ट बात आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली जिसमें मिनोमोनिक्स और शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। मैं अभी इसको इसलिए बता रहा हूँ, अभी शायद यहाँ लैंग्वेज प्रोसेसर दे रखा, इसको इसलिए बताने की जरूरत पड़ रही है कि कन्वर्टर लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत क्यों पड़ी, वाई लैंग्वेज प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड। तो वो इसलिए पड़ी कि आप कोई भी चीज लिखते हैं तो कंप्यूटर बाइनरी में ही समझता है। कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो असेंबली लैंग्वेज में आपने कुछ लिखा, कुछ शॉर्ट फॉर्म में, जैसे लिखा एड एक्स टू वाई। अब ADD कीवर्ड आपने यूज कर लिया, इसका मतलब आप ने जो लिखा है वो इंग्लिश वर्ड्स में है और शॉर्ट मिनोमोनिक्स है, शॉर्ट फॉर्म्स है। तो इसका तरीका ये है कि आप लैंग्वेज मतलब लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन लगेगा वो लगेगा असेंबलर, जिसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोला है। असेंबलर एक कन्वर्टर है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
क्यों जरूरत पड़ी कन्वर्टर की? बिकॉज कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। कंप्यूटर जीरो और वन के फॉर्म में है और इसी फॉर्म में वर्क करता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर यही कहलाता है जो जो एक लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर एक कन्वर्टर या लैंग्वेज प्रोसेसर है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर कंपाइलर वगैरह मेंशन है, बट मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्लियर हो जाए आपको चीज़ें। फिर थर्ड आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस काफ़ी सारी है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सबसे ऊपर दे भी रखा है। प्रोग्रामर्स राइट a variety in of high level language like C, C++, Java, Visual Basic. These all are high level languages. अब एक important matter ये कंप्यूटर always understand in the form of zeros and one. So अब हमको एक ऐसे कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदले। सोर्स कोड मतलब जहाँ जिस लेवल पे हमको डेटा मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, तो वो कहलाता है सोर्स कन्वर्ट टू मशीन कन्वर्टर। अब इसमें यह है कि कंपाइलर इसमें ये यहाँ लिखा भी है, कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम्स डायरेक्टली इनटू मशीन कोड। लैंग्वेज प्रोसेसर फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज आल्सो डेवलप द ट्रांसलेट द HLL। HLL का मतलब है हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल प्रोग्राम। तो वही बताया लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर आर दैट प्रोसेसर और कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स फ्रॉम वन सोर्स लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इस बात को ध्यान रखें, इस चीज को नोट कर लें, लिखा भी है लैंग्वेज प्रोसेसर फॉर ईच हाई लेवल। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज लिखा, मैंने एक जनरलाइज फॉर्म बोला है क्योंकि मैंने असेंबलर भी समझाया। लैंग्वेज प्रोसेसर आर द कन्वर्टर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज या सोर्स लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर आर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट हाई लेवल ट्रांसलेशन इनटू मशीन लैंग्वेज। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर फर्दर 3 टाइप्स। अब इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर 3 बता रखे हैं मैंने, अभी आपको बताया असेंबलर का, आपको बताया कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर 3 तरह की लैंग्वेज होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज जिसमें बाइनरी नंबर्स होते हैं। नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज और नंबर 3 आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोला जाता है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर ये यहां से हम देखें तो लैंग्वेज प्रोसेसर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर में शॉर्ट में बोलूं आपको, मैं 2 मिनट इसमें दे रहा हूं पढ़ने के हिसाब से भी और समझने के हिसाब से भी। थोड़ा सा मैं इसमें स्लो करूंगा। कंपाइलर इज ए लैंग्वेज कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर वो लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इसमें जो लिखा वही मैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन करा। मैं फिर आपको ऊपर के अकॉर्डिंग बता दूं। ए कंपाइलर इज द लैंग्वेज प्रोसेसर that translate the complete high level language program as whole into machine level before execution. The C and C++ compiler are the best example of compiler. C++ का कंपाइलर एक ही है, जावा का कंपाइलर अलग है, विजुअल बेसिक का कंपाइलर अलग है। जितनी लैंग्वेज है उनके कंपाइलर अवेलेबल है, उनकी कंपाइलर के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज कंपाइल होती है। द प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। अब जो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, मतलब सोर्स कोड से मशीन कोड में जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। वो मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड टू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली, इट इज फ्री ऑफ एरर। अगर उसमें एरर नहीं आती है तो फिर डिबग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। जब भी कोई प्रोग्राम हम चलाते हैं तो कंपाइलर की जरूरत पड़ती है जो ये चेक करने के लिए कि एरर तो नहीं है। कंपाइलर कन्वर्ट्स फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। जब कन्वर्ट करता है तो इट विल चेक इट एनी एरर इज देयर। अब कोई एरर होती है तो वो एरर फ्री कर देता है, और फ्री मतलब आपको उसमें चेक करना पड़ता है सारे सिंटेक्स हैं कि नहीं।
ये दे भी रखा है सोर्स कोड, फिर कंपाइलर और ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड, प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल कंपाइलेशन। तो ये सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। अब कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कंपाइल होल स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। कंपाइलर ऑलवेज कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल एंड होल स्टेटमेंट कंपाइल साइमल्टेनियसली। ये सारे स्टेटमेंट एक साथ कंपाइल करता है, जिसको बोलते हैं कंपाइलर। नेक्स्ट बात आती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी काम वही है जो कंपाइलर का है। पहले आपको मैं इसमें जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग बता दूं। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट और लाइन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड and execute immediately before proceeding or translate the next statement is called an interpreter. If there is an error in the statement, the interpreter terminates its translating process and display an error message. The interpreter differ from a compiler in that it translates the entire source program into object code before execution. The main advantage of interpreter is that make it easy to trace out and correct errors in the source program. अब मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ क्या चीज बताई गई। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज मतलब इंटरप्रेटर भी वही काम करता है जो कंपाइलर कर रहा है। अंतर ये आता है कि इंटरप्रेटर जो काम करता है वो लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर पूरे होल स्टेटमेंट को एक साथ कंपाइल करता है। तो डिफरेंस ये आता है कि इंटरप्रेटर जब कोई चीज इंटरप्रेट करेगा तो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटीज कंपैरेटिवली कंपाइलर के कम आएगी। इसमें लास्ट लाइन लिखा है ना, इंटरप्रेटर इज मेक इट इजी टू ट्रेस आउट एंड करेक्ट एरर्स इन द सोर्स प्रोग्राम। तो वो उसके चांसेस कम है क्योंकि लाइन बाय लाइन करता है। लाइन देयर इज अ डिफरेंस। सपोज आपका 10 लाइन का प्रोग्राम है, कंपाइलर एक साथ 10 लाइन को कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर कंपाइल लाइन बाय लाइन, वो लाइन बाय लाइन को कंपाइल करेगा। ये डिफरेंस है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर आर, अब उसके डिसएडवांटेज बताए हैं। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूम क्यों करता है उसका भी रीजन है, बिकॉज इट कंपाइल लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को कंपाइल करता है तो इट विल टेक टाइम बट गिव सम एक्यूरेसी। फिर नेक्स्ट एडवांटेज दे रखा है, इच टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज रन द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। फॉर दिस यू हैव टू हैव ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम इंटरप्रेटर परमानेंटली इन योर कंप्यूटर। अब स्वाभाविक है अगर आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो तो आपको वो चीज की जरूरत पड़ेगी। सही। अब असेंबलर मैंने आपको बता दिया, आप असेंबलर एक बार आप रीड कर ले। मैं आपको एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है वो बता चुका हूं मैं। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे दिखा भी है, असेंबलर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन। अब नेक्स्ट बात आती है डिवाइस ड्राइवर। ये थोड़ी सी चीज अलग है। अभी तक हमने लैंग्वेज प्रोसेसर देखा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी देखें। अब डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर बेसिकली एक फाइल होती है जो कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। A device driver is a software program that allow your operating system to operate or control a particular type of device that is attached to a computer। मतलब जैसे मान लो आपको, पहले क्या होता था, आजकल तो ड्राइवर इनबिल्ट होते हैं। ड्राइवर मतलब वो सपोर्टिंग फाइल, जैसे सीडी ड्राइव चलाना आपको तो वो सपोर्टिंग फाइल ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। आपको पेन ड्राइव चलाना तो सपोर्टिंग फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब वो डिवाइस का ड्राइवर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। सीडी मैंने बता दिया, डीवीडी बता दिया। एक ये आपको ये हाईलाइट कर रहा है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दे रखी है।
तो इसके भी ड्राइवर ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहते हैं। तो ये वो यही बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो जरूरी फाइल है, ड्राइवर मतलब जो इम्पोर्टेंट फाइल है, उसको ऑपरेट करने के लिए काम करता है। और आगे बढ़े हम। यूजुअली व्हेन वी बाय ए पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडेम है, such as printer, scanner, keyboard, modem, a CD containing its driver software also comes with its। तो उसके साथ मतलब उनका कहने का मतलब जो भी ड्राइवर आप लेते, डिवाइस चीजें लेते हो, उसके साथ सपोर्टिंग ड्राइवर मतलब सपोर्टिंग फाइल मिलती है और उसी के साथ आती है, और उसको इंस्टॉल करना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये लिखा हुआ भी है, ए CD containing its device driver also comes with its। As soon as the install driver software into computer, the operating system detects and identifies the device enable it। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चेक कर लेता है कि कोई डिवाइस ड्राइवर है या नहीं है, तो देख सकते हैं। अब आगे बात करें हम, जनरली the device driver software communicates with the device through the system bus which is used to connect the device। तीन तरह की बस मैंने बताई थी, डेटाबेस, डेटा बस, कंट्रोल बस और सिस्टम बस। तो सिस्टम बस का मतलब, बस मतलब ग्रुप ऑफ लाइन होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है। तो सिस्टम बस का यूज है विच इज यूज टू कनेक्ट द डिवाइस विद द कंप्यूटर। सिस्टम बस मतलब वो जो फाइल है डिवाइस ड्राइवर की, वो सिस्टम बस क्या करती है, उनको कम्युनिकेशन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट करती है, ये इस्टेब्लिशमेंट करती है। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग डिवाइस डायरेक्टली, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोड्स एंड इट्स डिवाइस ड्राइवर एंड कॉल द स्पेसिफिक फंक्शन इन द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को वो मेंटेन करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे डिवाइस ड्राइवर को लोड करता है जिस ड्राइवर को आपने इंस्टॉल करा है, ड्राइवर की भाषा में बोले तो जिस फाइल को आपने इंस्टॉल करा है, एंड एग्जीक्यूट गिवन टास्क, ईच ड्राइवर कंटेनिंग द स्पेसिफिक कोड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फंक्शंस ऑन द डिवाइस। उस डिवाइस को वो ऑपरेट करता है। ईच ड्राइवर कंटेन्स द स्पेसिफिक कोड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फंक्शन। अब मैंने बताया हर फाइल का अपना एक फंक्शन होता है और हर फाइल का अपना एक टास्क होता है, हर फाइल के टास्क के अकॉर्डिंग अपना काम होता है। तो ये वही बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज होता है, कैसे परफॉर्म होता है, कैसे चीज़ें एक्सप्लोर होती है, कैसे आउटपुट निकलता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, सिस्टम यूटिलिटीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और वैसे भी मैंने दो चीज़ें बताई थी, तो सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ का मतलब होता है जो सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिस्टम यूटिलिटीज दैट आर आल्सो नोन एज सर्विस रूटीन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें ऑलरेडी जो अवेलेबल है, हेल्प इन मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो चीज़ों को दोनों को मैनेज करे। these software perform a range of tasks like housekeeping operation, scanning, cleaning, virus program, creating backup, recovering lost file, improving system performance by defragmenting the hard disk, cleaning the disk, monitoring the hardware. There are many types of utility software like। अब एक एक करके मैं काफ़ी इलोबरेट करके मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। डेटा बैकअप, रिकवरी यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क चेकर, डिस्क क्लीनर, डिस्क पार्टीशन, एंटीवायरस, डेटा कंप्रेशन, यूटिलिटीज, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, काफी सारे टूल्स हैं। अब ये होते क्या क्या है? अब सिस्टम यूटिलिटीज की हम बात करें तो पहली एक डिस्क डिफ्रेगमेंट होती है। मैं आपको अगर इसमें बताऊं, ये डिस्क डिफ्रेगमेंट, ये रही, ये एक यूटिलिटी है।
ये मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें। ये सिस्टम यूटिलिटीज दे रखा, और ये डिस्क डिफ्रेगमेंट को मैंने बताया आपको सर्च करके। दो डिस्क के मतलब दो पार्टीशन है इसमें, सी और ई, इसको वो फ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंट करने का मतलब क्या है कि मान लो आप फाइलें बनाते हो, फोल्डर बनाते हो सिस्टम में, डिलीट करते हो, तो क्या होता है कि जैसे अपनी एलमीरा नहीं रहती, एलमीरा या लाइब्रेरी नहीं रहती, उसमें बुक्स रखी रहती, एक शेल्फ है, एक शेल्फ भरा गया तो दूसरा शेल्फ, फिर तीसरा शेल्फ, फिर चौथा शेल्फ। तो कंप्यूटर में भी इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, पहले मेमोरी ऑक्यूपाइड है तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ऐसे मेमोरी ऑक्यूपाइड होती तो स्पेस ऑक्यूपाइड होती जाती। अब जैसे लाइब्रेरी में भी अपन बीच में से बुक निकालते हैं, तो ऐसे ही सिस्टम से भी हम कई बुक्स, कई फाइल डिलीट करते हैं, तो वो स्पेस खाली हो जाती है, वो ब्लॉक्स खाली हो जाते हैं। अब वो ब्लॉक्स खाली हो जाते हैं तो उसके बाद फिर नई कोई भी फाइल बनती तो वो उसके हाथ में कि वो बीच में लगा या नेक्स्ट जो ब्लॉक बच रहा है उसमें लगा। ये ठीक वैसे मैंने बताया कि आपकी लाइब्रेरी में आपकी बुक्स रखी शेल्फ में, मान लो 5 शेल्फ है, 5 शेल्फ पांचों भरे हैं, तो आपने पहले शेल्फ में से कुछ बुक्स निकाल ली, अब वो आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद कुछ नई बुक्स आई, तो नई बुक्स को आप के पास दो ऑप्शन है, या तो जो खाली स्पेस है जहां ऑक्यूपाइड हो रही वहां रखो, या आप नए शेल्फ में रखो। तो फाइल्स के साथ भी यही होता है कि नई लोकेशन पे वो फाइल्स रखे या पुरानी लोकेशन पे रखे, कुछ जगह रख सकता है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि स्पेस कितनी खाली है। तो उसके लिए अब वो क्या करता है, वो जो बीच बीच के ब्लॉक खाली है, डीफ्रेगमेंट क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग ये कि अरेंजमेंट करता है एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे, और जैसे जैसे वो बीच बीच की फाइलें एक साथ अरेंज करके, मतलब एक सीक्वेंस मेंटेन करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शेल्फ जो जो खाली है उसमें बुक्स रखते जाओ, तो आपके पास जितनी शेल्फ है वो सब ऑक्यूपाइड हो जाएगी, तो खाली स्पेस आपको बाद में मिल जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी क्या होगा, जो जो बीच बीच में स्पेसेस खाली हैं वो स्पेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, वो मेमोरी से जो फाइल है वो शिफ्ट होती जाएगी, और आपको जो एम्प्टी स्पेस की लोकेशन है वो एक साथ आपको मिल जाएगी। तो ये कहलाता है डिस्क डिफ्रेगमेंट। मैंने आपको इसको चला के भी बताया है, आप चाहें तो मैं एक बार और आपको बता सकता हूँ, ये एक बार और बता रहा हूँ मैं। डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क डिफ्रेगमेंट, ये मैंने लिया ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइज हो रही है, डिफ्रेगमेंट हो रही है, शेप भी दे रखा है। और आप इसमें ये भी बता सकते हो कि आपको वीकली करना है, मंथ वाइज करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे एनालाइज, ये एनालाइज कर रहा है डिफ्रेगमेंट। मतलब बीच बीच की जो स्पेस, खाली स्पेस है, उसको वापस शिफ्ट करके एक एम्प्टी स्पेस का एरिया हमको मिल जाएगा। तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा कि स्पीड भी आपको फास्ट मिलेगी। उसका फायदा ये होगा कि आपको फाइल कहाँ रखना वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड कर लेगा। या मैं आपको एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्लास में 10 बेंचेस है और हर बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठना है। अब मान लो हर बेंच पे 2 बैठे हैं, तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि आपको कितने स्टूडेंट आएंगे, मतलब 20 है 10 आएंगे, वो 10 तब आएंगे जब आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसके बजाय आप क्या करो, दो दो बैठे तो हर बेंच में 3 शिफ्ट कर दो, तो आपकी 10 बेंच जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी वो ऑक्यूपाइड नहीं रहेगी। आपकी 20 बच्चे हैं तो 7 से 3 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 7 बेंचेस ऑक्यूपाइड रहेगी, 3 खाली आपको मिल जाएगी, तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा 9 है। मतलब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर यूं आप करोगे तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये डी फ्रेगमेंटर का मैंने एग्जांपल बताया। डिस्क चेकर का मतलब ये होता है डिस्क को चेक करता है। चेक करने में ये बताता है वो कि आपकी कितनी स्पेस डिस्क में ऑक्यूपाइड है, कितनी फाइल बनी है, कितने फोल्डर बने हैं, कितनी स्पेस क्लीनिंग है, कितनी फाइल ने स्पेस घेर रखी है, कितनी फोल्डर ने स्पेस घेर रखी है, एम्प्टी स्पेस कितनी है, खाली स्पेस कितनी है जिस पे आप काम करना चाहो।
दूसरा ये डिस्क क्लीनर, क्लीनर का मतलब वो है कि कोई भी किसी भी तरह की आपको एरर दिख रही है तो वो डिस्क क्लीनर से क्लीन हो जाती है। जैसे मोबाइल में भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं कि डिस्क को क्लीन करने के लिए, क्लीन करना मतलब कोई एरर हो, कोई जंक फाइल्स हो, उनको क्लियर करने के लिए, जिससे आपका मोबाइल या मशीन हार्म नहीं हो, ये कहलाता है डिस्क क्लीनर। फिर एक नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशंस, ये दे रखा है। इसका मतलब ये, मान लो एक हार्ड डिस्क है तो एक हार्ड डिस्क के दो पार्टीशन करना। अभी आप मैंने देखा आप मेरी हार्ड डिस्क में, मैंने जिस सिस्टम को यूज कर रहा हूँ उस हार्ड डिस्क में दो पार्टीशन है, सी और ई। तो पार्टीशन अगर आपको खुद करना हो तो भी कर सकते हो। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद सॉफ्टवेयर डलते हैं तब आप पार्टीशन से उसको वो कर सकते हो। फिर सिस्टम यूटिलिटीज में एक और चीज आती है, एंटीवायरस। एंटीवायरस आप जानते ही हो, जो भी वायरस है उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर आते हैं, वो डालने के लिए एंटीवायरस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, एंटीवायरस बहुत सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे क्विकिल है, नॉर्टन एंटीवायरस है, नेट प्रोटेक्टर है। ये एंटीवायरस कंप्यूटर के हैं जो नॉर्मली, क्लीन मास्टर जैसे आपके मोबाइल का है। फिर नेक्स्ट यूटिलिटी बता रखी है डेटा कंप्रेशन की। ये डेटा कंप्रेशन की एक नेक्स्ट, कंप्रेशन का मतलब होता है जिप करना, कॉम्पैक्ट करना। तो ये होता है डेटा कंप्रेशन। मैं जैसे बताऊं, मान लो आपको कोई फाइल है, वो 10 MB की फाइल है, 15 MB की फाइल है, 20 MB की फाइल है, उसको आपको भेजना है। मान लो 30 MB की फाइल है। अब आपको पता है 30 MB की फाइल मेल नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एक बार में मेल में 25 MB का डेटा मेल होता है, तो 5 MB तो ज्यादा हो गई, या 27 MB की। तो आप क्या करो, उसको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस कर दो मतलब विनजिप या विनरार से उसको कॉम्पैक्ट कर दो। कॉम्पैक्ट कर दोगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगी, वो खुल नहीं पाएगी जब तक आप उसको अनजिप नहीं करेंगे। उस कॉम्पैक्ट फॉर्म का फायदा रहेगा कि वो स्पेस ऑक्यूपेट कम हो जाएगी। 27 MB की मान लो वो 24 या 23 MB तक आ गई, 4 MB जिप हो गई, फिर आप उसको भेज सकते हो। तो उसका फायदा ये होगा कि कंप्रेस हो गई। जब वो फिर वापस जिसको आप भेजोगे वो डाउनलोड करेगा, फिर उसको अनजिप करना पड़ेगी, तो वापस 27 MB हो जाएगी और फिर वो डेटा देख सकते हो आप। तो इसको बोला जाता है डेटा कंप्रेशन यूटिलिटीज। फिर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मतलब वही कोडिंग करना, पासवर्ड देना। और डिक्रिप्शन मतलब वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना। तो ये इंक्रिप्शन और ये डिक्रिप्शन बोला जाता है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट दिखना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट दिखे तो आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। ग्रुप्स में हूँ, 9th के ग्रुप में भी हूँ, 10th के ग्रुप में भी हूँ, तो जिसमें जो भी हो आपको प्रॉब्लम, आप मेरे को बता देना। फिर जैसे ये लिखा भी है बूटिंग, बूटिंग मतलब लोडिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो बूट प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ऑल्सो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वैसे ये इसने आखिरी लाइन जो लिखी है वो प्रॉपर नहीं लिखी है। मेनली हम ये बोल सकते हैं द बूट प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होते हैं। फिर आती है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन में बता चुका हूँ, विनजिप, विनरार। इसमें तो विनजिप लिखा है, मैंने विनरार भी बोला है, विनरार भी हो सकता है। और आप कंप्रेशन करने का फायदा ये होता है कि एक प्लेस से डेटा दूसरे प्लेस पे आप कभी भी सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो। अब नेक्स्ट बात आती है छोटी सी, इसके बाद हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे और हमारा लेक्चर यहीं तक रखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोस प्रोग्राम और दो सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अवर नीड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड का काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखना पढ़ना, किसी भी बुक को लिखना पढ़ना, किसी भी टेक्स्ट को लिखना, किसी रिपोर्ट को लिखना। ये एग्जांपल है। एक्सेल के एक्सेल आप बोल सकते हो एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में शीट्स बनती हैं, वो शीट्स के अकॉर्डिंग काम होता है।
पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बोले और आप एग्जांपल दें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, टेली है, फोटोशॉप है, फोटोशॉप से फोटो एडिट होता है, फोटो की सारी एक्टिविटीज होती है। उसके अलावा कोरल है, कोरल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आप अपना काम भी कर सकते हो। पेज मेकर है, पेज मेकर भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं और उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब इसमें एक और चीज बता रखी है, सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंबाइंस नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सूट। सॉफ्टवेयर सूट का मतलब ये बोला है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसमें इनबिल्ट हैं। जैसे एडोब के भी काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। एडोब एक कंपनी है जिसके पेज मेकर आता है, फिर एक्रोबेट रीडर आता है जिसपे आप काम कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया इस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक मींस, अब इसमें आखिरी में जो लिखा वो थोड़ा अलग है। आप तो इस चीज को ध्यान रखो, जो हमारी नीड या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बनते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हाँ, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेली, पेज मेकर, कोरल, फोटोशॉप, MS ऑफिस, सॉफ्टवेयर सूट, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो ये बताए हैं। फिर इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी तीन आप बता सकते हो, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस का मतलब मैंने अभी आपको बताया MS ऑफिस, जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो हर किसी को यूज होता है, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अधिकतर लोगों के पास होता है। MS ऑफिस एग्जांपल है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इसमें ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी लिख रखा, वो आपके लाइनेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए काम करता है। इसमें ऑफिस कैल्क लिख रखा है, ये लाइनेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए एक्सेल जैसा काम करता है। ये ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए काम करता है जो लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम में काम करता है। और ये पावर पॉइंट और एक्सेल लिखा है, ये विंडोज बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। और भी एग्जांपल दे रखे, ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के यहाँ एंडिंग मैंने सारे एग्जांपल भी आपको बताया और यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इसमें जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर लिखा, MS एक्सेस विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस बेस्ड लिखा है, ये ओपन ऑफिस बेस्ड लिखा है, मतलब ये लाइनेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे रियल प्लेयर, रियल प्लेयर से आप सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो सॉन्ग भी सुन सकते हो। विंडोज मीडिया प्लेयर से भी आप ऑडियो वीडियो दोनों कर सकते हो। फ्लैश एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, CS7 भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हो। मतलब इसमें काफी सारी यूटिलिटीज हैं। जितने जनरलाइज सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको जनरलाइज बोला है, जो आप बनाओगे वो कस्टमाइज आप यूज कर सकते हो। तो इसमें इतना ही रख रहा हूं मैं। इसमें आपको अगर कोई डिफिकल्टी लगती हो, जनरलाइज सॉफ्टवेयर में आपको फिर बता चुका हूँ, MS ऑफिस है, DBMS है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप मैंने आपको बताया ही। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। और आपको अब इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन प्रीवियस उसमें भी करी है और अब नए उसमें भी करी है। और ये काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आगे भी काम आएगी। आगे हम इसमें स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर देखेंगे, स्पेशलाइज कस्टम मोबाइल ऐप, डिफरेंट ऐप स्टोर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम उसमें बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी जितना मैंने बताया उसमें अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती हो तो आप चैनल के माध्यम से भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और इफ़ यू find any other difficulty you can write in groups. So thank you। और मैंने डाउट के लिए आपको बता ही दिया, और कोई डाउट हो तो आप वो कर सकते हो।